नमस्कार दोस्तों। आज मैं लोक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक संगठन के सिद्धांत एवं नियम के विषय में लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यह आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले संगठन के विषय में जानेंगे कि संगठन क्या होता है। तो संगठन जो है एक निश्चित उद्देश्य के लिए बनाया गया व्यक्तियों का समूह है। संगठन क्या है कि एक निश्चित जो है उनका उद्देश्य होता है, जिसके लिए कुछ व्यक्ति मिलकर एक जो है संगठन बनाते हैं। संगठन के सिद्धांतों को दो समूहों में बांटा गया है, सार्वभौमिक सिद्धांत और पारिस्थितिकी सिद्धांत। सार्वभौमिक सिद्धांत क्या होता है? इसमें यह माना जाता है कि संगठन के नियम तथा सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। इसे यांत्रिक कुशलता मितव्ययिता का दृष्टिकोण भी कहा जाता है। सार्वभौमिक सिद्धांत जो है वह है कि इसमें संगठन के कुछ नियम तथा सिद्धांत होते हैं। इसे यांत्रिक कुशलता मितव्ययिता का दृष्टिकोण भी कहा जाता है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। वैज्ञानिक सिद्धांत F.W. टेलर 1909, परंपरागत सिद्धांत हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक, उर्बिक, मूने रैले, नौकरशाही सिद्धांत मैक्स वेबर। तो ये सार्वभौमिक सिद्धांत, संगठन का जो सार्वभौमिक सिद्धांत है उसको 3 भागों में बांटा गया है। वैज्ञानिक सिद्धांत F.W. टेलर का है। परंपरागत सिद्धांत, इसके मुख्य सिद्धांतकार जो हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक, उर्बिक, मूने एवं रैले हैं। और नौकरशाही सिद्धांत मैक्स वेबर हैं। तो संगठन क्या है? संगठन जो है निश्चित उद्देश्य के लिए बनाया गया व्यक्तियों का समूह है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, सार्वभौमिक सिद्धांत और पारिस्थितिकी सिद्धांत। सार्वभौमिक सिद्धांत उसे कहा जाता है जिसमें संगठन के नियम तथा सिद्धांत हों कुछ। दूसरा है पारिस्थितिकी सिद्धांत। इसमें स्थानीय तत्वों पारिस्थितिकी सिद्धांत में स्थानीय तत्वों, सांस्कृतिक विशेषताओं, मानवीय व्यवहारों आदि पर जोर दिया जाता है। इसके प्रमुख सिद्धांतकार मानवीय संबंध जो है एल्टन मेयो का है। व्यवहार सिद्धांत चेस्टर बर्नार्ड का है। भागीदारी प्रबंध सिद्धांत मैकग्रेगर का है। व्यवस्थावादी सिद्धांत साइमन का है। अब हम लोग वैज्ञानिक प्रबंध के विषय में पढ़ेंगे। वैज्ञानिक प्रबंधन नामक शब्द को पहली बार लुई ब्रांडीज ने प्रयोग किया। ये एग्जाम में डायरेक्ट आता है। टेलर ने सांगठनिक कुशलता और वित्त को बढ़ावा देने के लिए इस शब्द का प्रयोग वैज्ञानिक पद्धति और तकनीकी की पूर्ण क्रमबद्ध व्याख्या के लिए किया। 20वीं सदी के पहले दशक में टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन का प्रतिपादन किया। यह प्रशासन का पहला सामंजस्यपूर्ण सिद्धांत है। वैज्ञानिक प्रबंधन वैज्ञानिक प्रबंधन टेलरवाद के रूप में भी जाना जाता है। टेलर की रचनाएं हैं अ पीस रेट सिस्टम 1895 में लिखी है, सॉफ्ट मैनेजमेंट 1903, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स 1906, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911। औद्योगिक और सरकारी दोनों ही संगठनों के प्रशासनिक विचार और प्रणाली पर वैज्ञानिक प्रबंधन आंदोलन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। वैज्ञानिक प्रबंधन अमेरिका से या सोवियत संघ पहुंचा, जहां वर्ष 1920 से 1940 के बीच इसने स्टार विनीवाइट आंदोलन का रूप लिया। टेलर के अनुसार प्रबंधन सच्चा विज्ञान है, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से निर्धारित कानूनों, नियमों और सिद्धांतों पर आधारित है और हर प्रकार के संगठन में सार्वभौमिक रूप से लागू होता है। वैज्ञानिक प्रबंधन का सरोकार औद्योगिक संगठनों की प्रबंधकीय प्रथाओं और उत्पादन प्रक्रियाओं में वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग से था। इसने संगठन के न्यूनतम स्तर पर ध्यान केंद्रित किया। इसने सांगठनिक कुशलता मितव्ययिता में सुधार के लिए विशिष्टीकरण, पूर्व सूचनीयता, तकनीकी क्षमता और तर्कसंगत होने पर बल दिया। टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत को 3 कल्पनाओं पर आधारित किया है। नंबर 1, वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग से सांगठनिक कार्यप्रणाली उन्नत की जा सकती है। दूसरा, एक अच्छा मजदूर काम को शुरू करने वाला नहीं बल्कि प्रबंधन के निर्देशों को मानने वाला मजदूर है। तीसरा, हर मनुष्य एक आर्थिक मनुष्य यानी वह आर्थिक कारकों से ही प्रेरित है। टेलर का प्रयोग के दौरान सामना कामचोरी की परिघटना से हुआ, जिसमें मजदूर की प्रवृत्ति उत्पादन
को बाधित करने की होती है। स्वाभाविक कामचोरी व्यक्तिगत कारकों जैसे आराम से काम करने, ज़्यादा परिश्रम न करने, इस प्रकार की आदतों का नतीजा है। व्यवस्थित कामचोरी सामाजिक और सांगठनिक कारकों का परिणाम है। टेलर ने कुशलता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करके कामचोरी को कम करता है। वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं हैं। कार्यों का प्रबंध, लोगों का प्रबंध, परिचालन का प्रबंध। प्रबंधन एक सामूहिक क्रिया है, प्रबंधक एक गतिशील क्रिया है। बौद्धिक क्रांति, मेंटल रिवॉल्यूशन। मजदूर और प्रबंधक की ओर से बौद्धिक क्रांति इस चेतना की मांग करती है कि उनके पारस्परिक हित असंगत नहीं हैं और दोनों सहयोग से ही उन्नत कर सकते हैं, न कि टकराव से। यही वैज्ञानिक प्रबंध का सार है। बौद्धिक क्रांति। टेलर के अनुसार प्रबंधन का लक्ष्य मालिकों की अधिकतम समृद्धि और साथ ही हर कर्मचारी की अधिकतम समृद्धि हासिल करना होना चाहिए। रिनहार्ड बेंडिक्स ने अपनी रचना वर्क एंड अथॉरिटी इन इंडस्ट्री में कहा कि हर मजदूर की उत्पादक क्षमता को अधिकतम बढ़ाकर वैज्ञानिक प्रबंधन मजदूर और मालिक दोनों की ही आय को अधिकतम बनाएगा। इसलिए पूंजी और श्रम के बीच के सारे संघर्षों का समाधान इस विज्ञान के परिणाम से ही हो जाएगा। वैज्ञानिक प्रबंधन के उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करने में वैज्ञानिक प्रबंधन की तकनीकें मदद करती हैं। वह हैं कार्यात्मक फोरमैनशिप, फंक्शनल फोरमैनशिप, जिसके अंतर्गत एक मजदूर 8 कार्यात्मक फोरमैन द्वारा पर्यवेक्षित और मार्गदर्शित किया जाता है। इन 8 कार्यात्मक फोरमैन में 4 योजना के लिए जिम्मेदार होते हैं और योजना कक्ष में बैठते हैं। वह हैं कार्यक्रम और रूट क्लर्क, निर्देश कार्ड क्लर्क, समय व लागत क्लर्क। कार्यक्रम और रूट क्लर्क, निर्देश कार्ड क्लर्क, समय व लागत क्लर्क, कारखाना अनुशासक। कार्यात्मक फोरमैन कारखाना स्थल पर ही क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे टोली बॉक्स, गति बॉक्स, निरीक्षक, मरम्मत बॉक्स। अब गति का अध्ययन, मोशन स्टडी। यह कार्य पद्धतियों के मानकीकरण की एक तकनीक है जिसमें किसी कार्य विशेष में समाहित सभी गतिविधियां का अवलोकन और फिर गतियों के सर्वश्रेष्ठ समुच्चय का निर्धारण शामिल है। अब जो है समय अध्ययन, टाइम स्टडी। यह काम खत्म होने के मानक को समय निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त होता है। इस तकनीक के लिए स्टॉप वॉच का प्रयोग महत्वपूर्ण है। चौथा है अंतरीय पीस रेट योजना, डिफरेंशियल पीस रेट प्लान। टेलर ने गति और समय अध्ययनों द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर पीस रेट द्वारा भुगतान का सुझाव दिया। इसलिए इस भुगतान योजना को अंतरीय पीस रेट योजना कहा जाता है। भुगतान की योजना मजदूरों की अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए प्रेरित करेगी। 5वां अपवाद सिद्धांत। प्रबंधन हर दिन के काम का निर्धारण करेगा और निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति पर पुरस्कार और असफलता पर दंड देगा। 6वां अलग योजना प्रकोष्ठ। 7वां औजार और साधनों के साथ ही मजदूरों की कार्यवाहियों और गतिविधियों का मानकीकरण। 8वां मजदूरों के लिए निर्देश कार्ड। वैज्ञानिक प्रबंध की कई वर्गों में आलोचना की जाती है। नंबर 1, एक अधूरा सिद्धांत, उच्च स्तर की सांगठनिक प्रक्रियाओं की उपेक्षा, मानवीय पहलू की अनदेखी या मजदूर को यंत्र मानता है। मानवीय प्रेरणा की व्याख्या या आर्थिक कारकों के अर्थों में ही करता और प्रेरणा के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू को उपेक्षित करता है। चौथा, मजदूरों के उत्पादन से जुड़े व्यवहार से ही सरोकार रखने के कारण मार्च व साइमन ने इसकी कल्पना शारीरिक प्रबंधन विचारधारा के रूप में की है। इसका सबसे ज़्यादा विरोध मजदूर नेताओं ने किया। टेलरवाद को न केवल उनकी भूमिका बल्कि ट्रेड आंदोलन और सामूहिक सौदेबाजी के सिद्धांत के लिए खतरा माना। प्रोफेसर रॉबर्ट हॉक्सी की जांच पड़ताल ने तो यहाँ तक बताया कि वैज्ञानिक प्रबंधन और मजदूर यूनियनवाद के सिद्धांत आपस में मेल नहीं खाते। 7वां, टेलरवाद के कारण काम और जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, इसलिए प्रबंधक ने भी इसका विरोध किया। वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाने से उन्हें अपने निर्णय और स्वविवेक से हाथ धोना पड़ेगा। टेलर के सहयोगी विचारक एच.एल. गांठ, इन्होंने बोनस प्रणाली एवं प्रोत्साहन के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया। आदतों के माध्यम से कर्मचारियों के शुरुआती दिनों में उत्पादन बढ़ाने का समर्थन किया। जो टेलर के कुछ सहयोगी एच.एल. ग्रांट हैं, गिलब्रेथ ने प्रवाह प्रक्रिया चार्ट, फ्लो प्रोसेस चार्ट के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने का समर्थन किया। गति अध्ययन में रुचि रखते थे। उन्होंने 18 प्रकार की गतियों ऑन द जॉब मोशन की पहचान की, जिसे वे द रेविलिक्स कहते हैं।
इमर्सन हैरिंगटन क्षमता के 12 सिद्धांत, द 12 प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव एफिशिएंसी 1912 में उत्पादन बढ़ाने के लिए 12 नियमों का समर्थन किया। अब परंपरागत सिद्धांत के विषय में हम लोग देखेंगे। वैज्ञानिक सिद्धांत हो गया, परंपरागत। इस प्रशासन में सिद्धांत का विकास 20वीं सदी के पूर्वार्ध में हुआ। इसके मुख्य प्रवर्तक हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक, लिंडल उर्विक, जी.डी. मोने, एस.सी. रेली, मैरी पार्कर फॉलेट हैं। क्लासिकल सिद्धांत के अन्य नाम है परंपरागत सिद्धांत, औपचारिक संगठन सिद्धांत, यांत्रिक सिद्धांत, संरचनात्मक सिद्धांत और प्रबंध प्रक्रिया स्कूल। मार्क और साइमन ने इसे प्रशासनिक प्रबंध सिद्धांत कहा है। यह सिद्धांत औपचारिक सांगठनिक संरचना और प्रशासन की विधि पर बल देता है। इसकी लाक्षणिक विशेषताएं विशिष्टीकरण, वर्गीकरण, तर्कसंगत, अवैयक्तिकता और कुशलता है। श्रम विभाजन इस सिद्धांत की केंद्रीय विशेषता है। गुलिक और उर्विक के पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के प्रकाशन के साथ यह सिद्धांत अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा। संगठन कुछ मूलभूत सिद्धांतों के अनुरूप बना हो तथा उसकी कुशलता अर्थव्यवस्था को अधिकतम बेहतर बनाया जा सकता है। संगठन के सिद्धांत निर्धारित करना उसका मुख्य काम बन गया। हेनरी फ्योल, यह एक फ्रांसीसी इंजीनियर थे। इन्होंने परंपरागत सिद्धांत का पिता कहा जाता है। हेनरी फ्योल को परंपरागत सिद्धांत का पिता कहा जाता है। इन्होंने 1916 में जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नामक पुस्तक लिखी, जिसमें इन्होंने सभी प्रकार के संगठनों के लिए कुछ सिद्धांत दिए, जिसको 3 भागों में बांटा गया। प्रशासनिक क्रियाओं का वर्गीकरण, प्रशासन के मूल तत्व, प्रशासन के सिद्धांत। वे लोक व असार्वजनिक प्रशासन में भेद नहीं करते। फ्योल ने किसी औद्योगिक उपक्रम की सभी गतिविधियों को 6 हिस्सों में बांटा है। तकनीकी गतिविधियां, उत्पादन एवं विनिर्माण। दूसरा, वाणिज्यिक गतिविधियां, क्रय एवं विक्रय। तीसरा है वित्तीय गतिविधियां, पूंजी का सर्वश्रेष्ठ उपयोग। चौथा है सुरक्षा संबंधी गतिविधियां, जान माल की रक्षा। 5वां, लेखा गतिविधियां, बैलेंस शीट एवं लागत। और 6वां है प्रबंधकीय गतिविधियां, नियोजन, संगठन, निर्देश, तालमेल व नियंत्रण। प्रशासन के तत्व। हेनरी फ्योल ने प्रशासन के तत्वों को POCCC से कोट किया है। P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, C से कमांडिंग और C से कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। फ्योल के अनुसार POCCC को समेटता है, POCCC को समेटता है, जिसका अर्थ योजना, संगठित करना, निर्देशित करना, तालमेल और नियंत्रण है। फ्योल के अनुसार उच्च स्तर पर तकनीकी क्षमता नहीं बल्कि प्रशासनिक क्षमता की जरूरत होती है। इन्होंने संगठन को 2 भागों में बांटा, भौतिक संगठन, संरचनाएं एवं भवन, मानव संगठन, मानव संसाधन। फ्योल के अनुसार प्रशासनिक योग्यता तकनीकी योग्यता से उच्च होती है। उच्च स्तर के कर्मचारी के लिए प्रशासनिक योग्यता, निम्न कर्मचारियों के लिए तकनीकी योग्यता आवश्यक है। हेनरी फ्योल पहले विचारक है जिन्होंने कहा कि सभी स्तर के अधिकारी हेतु प्रशिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए। फ्योल ने प्रशासकों की 6 योग्यताएं निर्धारित की, जो इस प्रकार हैं: भौतिक योग्यता, मानसिक योग्यता, नैतिक योग्यता, सामान्य शिक्षा, विशेष ज्ञान व अनुभव। प्रशासन के मूल सिद्धांत। फ्योल ने प्रशासन के 14 सिद्धांतों का उल्लेख किया। यह सिद्धांत कठोर नहीं और इनमें परिवर्तन किए जा सकते हैं तथा समय के साथ सिद्धांतों में वृद्धि की जा सकती है। नंबर 1, कार्य विभाजन। दूसरा, प्राधिकार और जिम्मेदारी। तीसरा, अनुशासन। चौथा, निर्देशों में एकता। 5वां, निर्देशन में एकता। 6वां, सामान्य हित सर्वोपरि। 7वां, पारिश्रमिक। 8वां, केंद्रीकरण। 9वां, स्केलीय श्रृंखला। 10वां, क्रम व्यवस्था। 11वां, साम्य। 12वां, कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता। 13वां, पहल। और 14वां, सैन्य भावना। F.W. टेलर व हेनरी फ्योल की तुलना। टेलर ने निम्न स्तर पर के कर्मचारियों की गतिविधियों का विश्लेषण किया, जबकि फ्योल ने उच्च स्तर के प्रबंधकों की गतिविधियों का विश्लेषण किया। टेलर का सिद्धांत निम्न उच्च सिद्धांत कहलाता है, जबकि फ्योल का सिद्धांत उच्च निम्न सिद्धांत कहलाता है। टेलर का संबंध श्रमिकों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने से है, जबकि हेनरी फ्योल का उद्देश्य प्रबंधकों का सिद्धांत देना, जिसे सार्वभौमिक सामान्य सिद्धांत यूनिवर्सल जनरल थ्योरी कहते हैं। टेलर का सिद्धांत वैज्ञानिक प्रयोगों पर आधारित है, जिसे उन्होंने अमेरिकी फर्मों में प्रयोग किया था, जबकि फ्योल का व्यक्तिगत अनुभव पर। टेलर महोदय तकनीकी कार्यों, टेक्निकल वर्क्स पर, जबकि फ्योल प्रशासनिक कार्यों पर जोर देते हैं। गुलिक तथा उर्विक द्वारा पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 नामक पुस्तक में लिखी गई
नामक पुस्तक लिखी गई। यह पुस्तक परंपरागत सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। लूथर गुलिक के अनुसार संगठन की संरचना उसके कार्यों को निर्धारित करती है तथा श्रमिकों की अपेक्षा संगठन पर अधिक इन्होंने बल दिया। लूथर गुलिक ने अपने सिद्धांत को 2 भागों में विभाजित किया, प्रशासन के तत्व, प्रशासन के सिद्धांत। प्रशासन के तत्व हैं। लूथर गुलिक ने प्रशासन के तत्वों को पोस्टकॉर्प के माध्यम से समझाया, जिसका अर्थ है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। प्रशासन के सिद्धांत। इन्होंने प्रशासन के सिद्धांतों को 10 भागों में विभाजित किया। कार्य का विभाजन। नंबर 1, कार्य का विभाजन। विभागीय संगठनों के कार्यों के विभाजन के लिए 4P फार्मूला दिया। 4P में सम्मिलित है पर्पज, प्रोसेस, प्लेस, पर्सन। दूसरा विभागीय संगठनों का आधार। तीसरा पदानुक्रम द्वारा समन्वय। चौथा विचारयुक्त समन्वय। 5वां समितियों के माध्यम से समन्वय। 6ठा है विकेंद्रीकरण। 7वां आदेश की एकता। 8वां स्टाफ और लाइन। 9वां प्रत्यायोजन, डेलीगेशन। प्रत्यायोजन के तहत उच्च अधिकारी या राजनीतिक कार्यपालिका अपने अधिकारों तथा शक्तियों को अपने अधीनस्थ को निश्चित उद्देश्य के लिए सौंपते हैं। 10वां नियंत्रण का क्षेत्र। एक प्रशासनिक अधिकारी आसानी से कितना नियंत्रण कर सकता है। उर्विक के बारे में देखेंगे। उर्विक ने गुलिक व उर्विक का योगदान। संगठन की क्रियाशीलता के निर्धारण में उसकी संरचना पर बल दिया है। सिद्धांतों का संबंध औपचारिक संगठन के संगठन तंत्र से और उनका लक्ष्य सांगठनिक कुशलता का स्तर ऊंचा करना है। संगठनों की कार्य कुशलता के लिए इन्होंने 8 नियम बताए हैं गुलिक एवं उर्विक ने। नंबर 1, उद्देश्यों का नियम। दूसरा, सादृश्यता का नियम। तीसरा, उत्तरदायित्व का नियम। चौथा, सोपानवत सिद्धांत। नियंत्रण के क्षेत्र का सिद्धांत। कार्य विभाजन का सिद्धांत। समन्वय का सिद्धांत। परिभाषा का सिद्धांत। प्रत्येक कर्मचारी का कार्य स्पष्ट रूप से परिभाषित होगा। 1943 में उर्विक महोदय ने अपनी पुस्तक द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में 29 सिद्धांत बताए, जो टेलर तथा हेनरी फॉल के विचारों पर आधारित हैं। मोने और रैले के सिद्धांत। मोने और रैले। तालमेल व समन्वय। स्केलीय प्रक्रिया। मोने और रैले। कार्यात्मक विभेदीकरण, फंक्शनल डिफरेंशिएट। लाइन व स्टाफ, ये जो है मोने और रैले का है। मोने और रैले ने संगठन चार्टों और मैनुअलों की लोकप्रिय बनाया। क्लासिकल सिद्धांत की आलोचना। कुछ क्लासिकल सिद्धांत की भी आलोचना की जाती है। अवैज्ञानिक सिद्धांत माना जाता है। यह संगठन के मानवीय आयाम की उपेक्षा करता है। वारन बेनिस के अनुसार क्लासिकल सिद्धांत का ध्यान जनता रहित संगठन पर है। साइमन व मार्च ने इसे मशीन मॉडल का सिद्धांत कहा। 5वां, क्लासिकल सिद्धांत एटमी मनुष्यों को संगठन के साथी मनुष्यों से काट कर रखता है। क्वेश्चन नंबर 6 पॉइंट 6 है स्वैच्छिकतापूर्ण, क्योंकि मनुष्य समूहों द्वारा नियंत्रण के परिरक्षित है। इस सिद्धांत को यांत्रिक माना गया। इस सिद्धांत के सबसे अहम आलोचक हर्बर्ट ए साइमन है। इन्होंने संगठन के सिद्धांतों की व्याख्या कहावतों, मिथकों, नारों और आडंबरपूर्ण मुक्ताओं के रूप में की है। इस सिद्धांत में अति सरलीकृत मानव प्रेरणा है। यह मान लेता है कि हर कर्मचारी एक आर्थिक मनुष्य है जो अपनी आय का अधिकतम बनाने में दिलचस्पी रखता है। इसकी व्याख्या मानक सिद्धांत के रूप में की गई, सिर्फ औपचारिक संगठन से संबंध रखता है। क्रिस आर्ग्रिस ने ऐसे सिद्धांतों को लागू करना कर्मचारियों को निष्क्रिय, निर्भर, अधीन और संक्षिप्त काल निर्देशित बना देता है। अब मैरी पार्कर फॉलेट के बारे में देखेंगे। इन्होंने परंपरागत उपागम तथा व्यवहारवादी मानव उपागम के मध्य सेतु का निर्माण किया। परंपरागत विचारकों के विपरीत इनका मानना था कि संगठन एक सामाजिक व्यवस्था है तथा प्रशासन एक सामाजिक प्रक्रिया। इन्होंने सबसे पहले प्रशासन में सामान्य मनोवैज्ञानिक तत्वों का विश्लेषण किया। इन्होंने परंपरागत विचारकों के समान अपने सिद्धांतों को सार्वभौमिक माना। मैरी पार्कर फॉलेट ने कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट का सिद्धांत दिया। उनका मानना है कि संगठन में व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण विवाद होते रहते हैं। यह कोई युद्ध नहीं, यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संगठन विभिन्न विचारधारा वाले व्यक्ति होते हैं। संगठन में विवाद हमेशा बेकार या हानिकारक नहीं होते। यह सामान्य प्रक्रिया से जिसे संरचनात्मक आधार से सुलझाया जा सकता है। फॉलेट ने विवाद के समाधान के 3 कारक बताए हैं। डोमिनेशन, एक पक्षीय विजय। कॉम्प्रोमाइज, लेन देन से समझौता। इंटीग्रेशन, समझौते का तीसरा रास्ता निकाला जाता है। फॉलेट ने समन्वय को महत्वपूर्ण माना क्योंकि यह मूल समस्या को समाप्त कर समय और संसाधनों की बचत करता है। फॉलेट के अनुसार समन्वय के लिए उच्च कोटि की बौद्धिकता, तीक्ष्ण बुद्धि तथा सहज ज्ञान जरूरी है। योजना और समन्वय पर फॉलेट के विचार। फॉलेट ने योजना और समन्वय में गहरा संबंध होता है। समन्वय को योजना का आधार माना। फॉलेट के अनुसार केंद्रीय योजनाएं जो स्थानीय स्तर पर लागू की जाती हैं समन्वय के अभाव में फेल हो जाती हैं। फॉलेट ने समन्वय को हारमोनियस ऑर्डरिंग
कहा है, अर्थात केंद्रीय योजनाएं समन्वय के माध्यम से लागू की जाती हैं। उन्होंने समन्वय के 4 आधारभूत सिद्धांत बताए। काम शुरू करने के साथ ही पहले समन्वय की भावना, प्रिंसिपल ऑफ अर्ली स्टेज। दूसरा, सतत प्रक्रिया, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तीसरा, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। चौथा, पारस्परिक घटना, लेन देन या दोनों पक्षों की जरूरत होगी, एक की नहीं, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशन। अब जो है हम लोग मानव संबंध स्कूल के विषय में पढ़ेंगे, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। संगठन की मानव संबंध विचारधारा सांगठनिक विश्लेषण के क्लासिक दृष्टिकोण की प्रतिक्रिया के रूप में बस 1930 के दशक में अस्तित्व में आई। क्लासिक चिंतकों ने संगठन के औपचारिक ढांचे पर बल दिया और संगठन के मानव तत्व की उपेक्षा की। यह क्लासिक दृष्टिकोण को गंभीर असफलता थी जिसने मानव संबंध दृष्टिकोण को जन्म दिया। मानव संबंध विचारधारा को मानवतावादी विचारधारा, सामाजिक एवं आर्थिक विचारधारा और नव क्लास की विचारधारा के रूप में भी जाना जाता है। एल्टन मेयो को मानव संबंध विचारधारा का पिता माना जाता है। इन्होंने शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पहलुओं को ध्यान में लेते हुए मजदूरों के व्यवहार और उत्पादक क्षमता के अध्ययन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने इस दृष्टिकोण को रोग जांच पद्धति कहा। मेयो ने वर्ष 1923 में फिलाडेल्फिया की कपड़ा मिल में पहला शोध कार्यक्रम शुरू किया और इसे प्रथम जांच कहा। मेयो की पुस्तक है द ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1933, द सोशल प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1945, द पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1975। हार्थोन अध्ययन 1924 से 32 मानव संबंध विचारधारा के उदय का आधार बने। नंबर 1, इन अध्ययनों ने क्लासिक दृष्टिकोण अर्थात आर्थिक, मनुष्य और औपचारिक संगठन के ढांचे की भूमिका की सोच की बुनियाद हिला दी। यह अध्ययन मेयो के नेतृत्व में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल द्वारा हार्थोन, शिकागो, अमेरिका के पास स्थित वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में चलाए गए। हार्थोन अध्ययन 4 चरणों में किया गया। प्रकाश प्रयोग 1924 से 27, प्रकाश के विभिन्न स्तरों तक का मजदूरों की उत्पादकता पर प्रभाव निर्धारित करने के लिए। रिले असेंबली टेस्ट रूम प्रयोग जो है 1927, काम करने की स्थितियों में विभिन्न बदलावों का मजदूरों के उत्पादन और उत्साह पर प्रभाव देखने के लिए। तीसरा, व्यापक साक्षात्कार कार्यक्रम 1928-31, कर्मचारियों से बात करके उनकी भावनाओं को जानना। चौथा, बैंक वायरिंग प्रयोग 1931 से 32, यह जानने के लिए कि प्रत्येक सदस्य के उत्पादन को नियंत्रित करने वाले मानक मजदूरों के सामाजिक समूहों द्वारा स्थापित होते हैं। वर्ष 1939 में रोथालिस, बर्गर और डिक्सन द्वारा प्रकाशित मैनेजमेंट एंड दी वर्कर में की गई। हार्थोन अध्ययन के क्या नतीजे रहे उसके बारे में देखेंगे। तो संगठन एक सामाजिक व्यवस्था है। कार्य की भौतिक स्थितियां नहीं बल्कि कार्य स्थान के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक कर्मचारियों के उत्पादक और उत्साह को निर्धारित करते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण खोज। तीसरा, कर्मचारी सामाजिक प्राणी होते हैं। चौथा, विशिष्टीकरण के ही आधार पर कार्य विभाजन अनिवार्यता सबसे प्रभावी दृष्टिकोण नहीं है। पांचवा, मजदूरों में छोटे सामाजिक समूह बनाने का रुझान होता है। उत्पादन के मानक और व्यवहारीय पैटर्न ऐसे समूहों द्वारा ही तय होते हैं। छठा, मजदूर प्रबंधन के प्रति अनौपचारिक कार्य समूह के सदस्यों के तौर पर प्रतिक्रिया देते हैं, न कि व्यक्तियों के रूप में। सातवां, मजदूरों के व्यवहार, संतोष और उत्पादकता में नेतृत्व, पर्यवेक्षण की शैली, संचार और भागीदारी में केंद्रीय भूमिका अदा करते हैं। हार्थोन अध्ययन के नतीजे अचंभित करने वाले थे। उन्होंने सांगठनिक चिंतन में क्रांति ला दी। उन्होंने एक नई विचारधारा का जन्म दिया जिसे मानव संबंध विचारधारा कहा गया। मानव संबंध विचारधारा के 3 संगठक हैं, व्यक्ति, अनौपचारिक संगठन तथा भागीदारीपूर्ण संगठन। यह विचारधारा व्यक्तियों की भावनाओं और धारणाओं के महत्व को पहचानती है। रोथालिस बर्गर के अनुसार हर व्यक्ति अद्वितीय है। बैंक वायरिंग प्रयोग 1931-32 में पाया गया कि अनौपचारिक संगठन उत्पादन के मानकों और व्यवहारीय पैटर्न को निर्धारित करता है। ये मानक है। बहुत ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, अगर कोई करता है तो रेट बस्टर है। बहुत कम काम नहीं करना चाहिए, अगर कोई करता है तो धोखेबाज है। तीसरा, पर्यवेक्षक को ऐसा कुछ नहीं बताना चाहिए जो किसी साथी को हानि पहुंचे, अगर कोई ऐसा करता है तो कबूतर का बच्चा है। और चौथा, सामाजिक दूरी कायम नहीं रखनी चाहिए और बेतकल्लुफ़ी से काम नहीं करना चाहिए, जैसे किसी निरीक्षक को ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार डेविड रिकार्डो की रेबल परिकल्पना को खारिज कर दिया, जो मानती है कि मनुष्य जाति आत्महित से संचालित व्यक्तियों का झुंड है। रोथालिस बर्गर के अनुसार अक्सर हम मानवीय समस्याओं को गैर मानवीय साधनों और गैर मानवीय सूचना के अर्थों में हल करने का प्रयास करते हैं। मानव संबंध विचारधारा के निम्न आधारों पर आलोचना की जाती है।
वैज्ञानिक आधार के अभाव, प्रयोगों के दौरान मजदूरों का व्यवहार स्वाभाविक नहीं था। लॉरेन बाइटीज ने मानव संबंधवादियों के प्रबंधन समर्थक यूनियन विरोधी होने के लिए आलोचना की। यूनाइटेड ऑटो मजदूरों ने उनकी गाय समाजशास्त्री कहा। पीटर एफ ड्रकर ने कहा, मानव संबंधवादी कार्य की प्रकृति की पीछा करते हैं। उन्होंने आर्थिक आयामों से अनभिज्ञ होने के लिए आलोचना की। डेनियल सेल कहते हैं कि हार्वर्ड ग्रुप की प्रणाली दोषपूर्ण थी। आलोचक कहते हैं कि मेयो के दर्शन में तनाव और विरोध का कोई स्थान नहीं था। आलोचक कहते हैं कि मेयो ने संगठन के सदस्यों पर अधिक जोर दिया उसके काम और प्रयोजन की उपेक्षा की। डी.एस. पुग ने मेयो को एक व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक कहा, जब यह शब्द पैदा भी नहीं हुआ था। व्यवहारवादी अध्ययन। एल्टन मेयो, चेस्टर बर्नार्ड, क्रिस आर. ग्रिस, डगलस मैकग्रेगर, डब्ल्यू. बक, रेनिन्स, लिकर्ट इत्यादि विचारकों ने व्यवहारवादी सिद्धांत में योगदान दिया। इस सिद्धांत के अनुसार संगठन व्यक्तियों का समूह है और इन व्यक्तियों का व्यवहार प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है। यह संगठन व्यवहार तथा अनौपचारिक संबंध पर बल देता है तथा संगठन के गत्यात्मक पहलू पर अधिक जोर देता है, जैसे प्रेरणा, नेतृत्व, निर्णय निर्माण इत्यादि। यह अनुभवात्मक एम्पिरिकल तरीके अपनाता है, जैसे क्षेत्र का अध्ययन, फील्ड स्टडी, प्रयोगशाला अध्ययन और मात्रात्मक गणितीय साधनों का प्रयोग। व्यवहारवादी अंतर विषय अध्ययन पर बल। चेस्टर बर्नार्ड, इनके विषय में जानेंगे, इनके क्या विचार रहे हैं। इन्हें लोक प्रशासन में समाज व्यवस्था सिद्धांत का आध्यात्मिक पिता तथा व्यवहारवादी आंदोलन का जनक कहा जाता है। इन्होंने संगठन में मनोवैज्ञानिक पक्ष को आगे बढ़ाया। बर्नार्ड के सिद्धांत इस प्रकार है। मानव संगठन सहयोगी व्यवस्था के रूप में अनौपचारिक संगठन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मत, सहयोग और समन्वय से बनता है। संगठन तब अस्तित्व में आता है जब दो व्यक्ति एक दूसरे से संवाद करते हैं तथा सहयोग की भावना दिखाते हैं। बर्नार्ड के अनुसार संगठन 3 तत्वों से मिलकर बना है: संचार, सहयोग की भावना और सामान्य उद्देश्य। अनौपचारिक संगठन प्राकृतिक संगठन होते हैं। अनौपचारिक संगठन व्यक्तियों के संपर्क, अंतःकर्षण तथा व्यक्तियों के सहयोग का सामूहिक नाम है। बर्नार्ड के अनुसार अनौपचारिक संगठन के 3 कार्य होते हैं: तथ्यों व मंतव्यों, सुझावों इत्यादि का संचार, संगठन की संयोजकता को बनाए रखना, स्वतंत्र इच्छा, व्यक्तिगत आत्मनिष्ठा तथा व्यक्तिगत एकनिष्ठा को बनाए रखना। चेस्टर बर्नार्ड ने अन्य निम्नलिखित सिद्धांत दिए: योगदान, संतुष्टि, संतुलन के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंट्रीब्यूशन, सेटिस्फैक्शन, इक्विलिब्रियम, प्राधिकरण की स्वीकृति सिद्धांत, एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी, संचार सिद्धांत, कम्युनिकेशन थ्योरी। योगदान, संतुष्टि, संतुलन के सिद्धांत, इसमें जो है कर्मचारी संगठन को योगदान करता है, संगठन कर्मचारी को संतुष्टि प्रदान करता है। कर्मचारी संगठन में तभी रह सकता है जब उसके योगदान के बराबर या अधिक देय संतुष्टि प्रदान किया जाए। बर्नार्ड ने देय संतुष्टि में 4 बातों को सम्मिलित किया: भौतिक भुगतान, मुद्रा इत्यादि, अभौतिक अवसर, श्रेष्ठता, असमानता और कार्य की भौतिक दशाओं में बेहतरी, आदर्शवाद, परोपकार, देशभक्ति, सेवा इत्यादि। प्राधिकरण की स्वीकृति सिद्धांत, एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। बर्नार्ड ने वेबर तथा फ्योल के प्राधिकार के सिद्धांत को स्वीकृत कर दिया तथा कहा कि प्राधिकार की वैधता का आधार केवल अधीनस्थों की स्वीकार्यता है। बर्नार्ड के अनुसार सत्ता का आधार नीचे से ऊपर ऊर्ध्वगामी होता है। संगठन में व्यक्ति तभी तक सत्ता या अधिकार स्वीकार करता है जब निम्न 4 परिस्थितियाँ उपलब्ध हों: नंबर 1, अधीनस्थ आदेश को हो; दूसरा, आदेश संगठन के हित में हो; तीसरा, आदेश अधीनस्थ के हित में हो; चौथा, आदेश के पालन में अधीनस्थ मानसिक व शारीरिक दृष्टि से सक्षम हो। अतः स्वीकृत सिद्धांतों के तहत अधिकारों का निर्धारण अधीनस्थों की स्वीकृति से होता है। प्रश्न यह है कि अधिकारी अधीनस्थों से अपने आदेश कैसे मनवाएं। यह 2 परिस्थितियां हैं: जब आदेश उपरोक्त 4 बातों के अनुरूप हो, उदासीनता का सिद्धांत का पालन करवाया जाए। संचार सिद्धांत के विषय में जानेंगे। बर्नार्ड के अनुसार सत्ता तथा संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संचार अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने 7 प्रकार के संचार के नियम बताए। संचार मार्ग निश्चित हो। संगठन में सभी व्यक्तियों के पास एक पारिभाषिक औपचारिक संचार चैनल होने चाहिए। संचार मार्ग संचित व प्रत्यक्ष हो। जो व्यक्ति संचार सेवा दे रहा है उसकी क्षमता पर्याप्त हो। संचार मार्ग पूर्णतः औपचारिक हो। जब संगठन कार्य कर रहा हो तो उस समय संचार मार्ग को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता। 7वां, संचार स्पष्ट हो। क्रिस
आर्ग्रिस के बारे में देखेंगे, उनके क्या विचार हैं। क्रिस आर्ग्रिस ने परंपरागत सिद्धांतों की आलोचना की तथा व्यवहारवादी सिद्धांत को समृद्ध बताया। इनकी पुस्तक है पर्सनालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन 1957 में लिखी, इंटीग्रेटिंग द इंडिविजुअल एंड द ऑर्गेनाइजेशन 1964, मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट 1971, परिपक्वता तथा अपरिपक्वता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी एंड इमैच्योरिटी। क्रिस आर्ग्रिस के अनुसार औपचारिक संगठन कर्मचारियों की निष्क्रियता को बढ़ाते तो दूसरों पर आश्रित रहने की भावना पैदा करते हैं, व्यक्तिगत विकास को रोकने और मानवीय परिपक्वता के विकास में अवरोध उत्पन्न करते हैं। संगठन में व्यक्ति की प्रवृत्ति या परिपक्वता से परिपक्वता की ओर जाने की होती है। आर्ग्रिस का मानना है कि व्यक्ति की प्रवृत्ति निष्क्रियता से सक्रियता की ओर, निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर, व्यवहार के सीमित अवसर से बहुमुखी अवसर की ओर, सतही रुचि से गंभीर रुचि की ओर, अल्पकालिक उद्देश्य से दीर्घकालिक उद्देश्य की ओर तथा अल्प जागरूकता से अधिक जागरूकता की ओर होती है। विलय प्रक्रिया का सिद्धांत, फ्यूजन प्रोसेस थ्योरी। सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति संगठन से एवं संगठन व्यक्ति से अपना हित चाहता है। व्यक्ति स्व अनुभूतिकरण चाहता है जो वह संगठन से प्राप्त करना चाहता है। इस हेतु वह संगठन का उपयोग करता है, जिसे व्यक्तिगत प्रक्रिया भी कहते हैं। संगठन अपने लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति का उपयोग करता है, जिसे सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। अतः आर्ग्रिस महोदय ने दोनों के सम्मेलन को विलय प्रक्रिया कहा। व्यक्ति संगठन के व संगठन व्यक्ति के हितों को पूरा करता है। एकीकरण के लिए रणनीति, मैट्रिक्स संगठन। इसमें कर्मचारी एवं प्रबंधन का सम्मिलित समूह है। पर्यवेक्षण तथा मातहत संबंध समाप्त कर दिए जाएं। व्यक्ति में स्व अनुशासन हो। पिरामिड संरचना को समाप्त कर दिया जाए। मैट्रिक्स संगठन। टी समूह प्रशिक्षण, टी ग्रुप ट्रेनिंग। इसमें व्यक्ति में प्रशिक्षण के माध्यम से सुधार किया जा सकता है, जैसे व्यक्ति को समूह में कार्य करना सिखाया जाता है, अंतर व्यक्तिगत क्षमता में वृद्धि हो। तीसरा, नौकरी में वृद्धि, कार्य अधिक संतुष्टि प्रदान करने वालों हो ताकि उसे अभिरुचिपूर्ण बनाया जा सके। संगठन के प्रकार, औपचारिक व अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक संगठनों में भेद के बिंदु है। अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक संगठन प्रथागत होता है, जबकि औपचारिक संगठन को लागू करना पड़ता है। दूसरा, अनौपचारिक संगठन लिखित नहीं होता और स्वच्छ चित्रों के अधीन नहीं होता, जबकि औपचारिक संगठन लिखित नियमावलीबद्ध और सांगठनिक चार्टों से चित्रित होता है। तीसरा, अनौपचारिक संगठन भावनात्मक और व्यक्तिगत होता है, जबकि औपचारिक संगठन तार्किक और अवैयक्तिक होता है। चौथा, अनौपचारिक संगठन स्वतः स्फूर्त और सामाजिक होता है, जबकि औपचारिक संगठन नियोजित और कानूनी होता है। पांचवा, एल.डी. व्हाइट ने अनौपचारिक संगठन को कार्य संबंधों से उस समुदाय के रूप में परिभाषित किया है जो लंबे समय से साथ काम कर रहे हैं, व्यक्तियों के बीच घुलने मिलने से पैदा होता है। मानव संबंध विचारधारा अनौपचारिक संगठन पर जोर देती है। हिक्स व गुलेट के अनुसार औपचारिक संगठन के भीतर के अनौपचारिक छाया संगठन पर बल दिया गया है। मनुष्य के सामाजिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। अनौपचारिक संगठन सांगठनिक कुशलता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज हम लोग प्रशासन से संबंधित यह महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्लीट किए। आप लोग एक बार इसका रिवीजन अवश्य करिएगा। थैंक यू।